नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें, जहां सेना भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करने पर ये 3 शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि मिलिट्री हॉस्पिटल से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही युवक मेडिकल के लिए पहुंचे थे और शातिर युवक 2 अभ्यर्थियों की जगह वहां पहुंचे थे। शातिर फोटो मिलान के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि बड़े फर्जीवाड़ा को जो है पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है और इसी बीच 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की गई है, जहां 2 बहरूपिये किसी और की जगह मेडिकल टेस्ट करवाने पहुंचे थे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना भर्ती के मामले में एक बड़े फर्जीवाड़ा को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। और बताते चले कि इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करते हुए मिलिट्री हॉस्पिटल से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, ये युवक यहां पर मेडिकल के लिए पहुंचे थे और 2 लोगों को फोटो मिलान के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान 2 अभ्यर्थियों की जगह पहुंचे थे ये शातिर आरोपी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़े फर्जीवाड़े की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस की सतर्कता की यहां पर ये कहानी देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस ने कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि 2 युवकों की जगह पर ये शातिर आरोपी बरेली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पहुंचे थे, एक अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर 3 शातिर युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 में से 2 युवक जो थे किसी अन्य की जगह पर मेडिकल कराने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचे थे और इस दौरान जब फोटो मैच की गई और शक्ल मैच करने की बारी आई, तो उस दौरान इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद इन तीनों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर ये खबर सामने आई है। भव्य रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर किया गया है। 29 और 30 अगस्त को भव्य रामायण कॉन्क्लेव प्रदेश के 5 सांस्कृतिक अंचलों में किया जाएगा। बता दें, इस कॉन्क्लेव को अवधांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ब्रजांचल, पश्चिमा भगवान श्री राम के प्रसंगों पर यह होगा। और इसी बीच रामायण कॉन्क्लेव लोक कलाओं के माध्यम से रामायण कॉन्क्लेव का ये आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें, अयोध्या से ये खबर देखने को मिल रही है, जहां भगवान श्री राम के प्रसंगों पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जरिए रामायण कॉन्क्लेव किया जाएगा, जहां पर भगवान राम की अब तक भगवान राम की जो भी कुछ माया रही है, जो भी उनसे जुड़ी कहानियां हैं, वो इस कॉन्क्लेव के जरिए दिखाई जाएंगी और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन इस रामायण कॉन्क्लेव के जरिए किया जाएगा। बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त आ रही है, जहां 5 सांस्कृतिक अंचलों में ये कॉन्क्लेव किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि अवधांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड में ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां भगवान राम की लीलाओं को दिखाया जाएगा। ब्रजांचल, पश्चिमांचल में भी रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें, भगवान श्री राम के प्रसंगों पर आधारित होगा ये कॉन्क्लेव और 5 सांस्कृतिक जगहों पर जो है ये कॉन्क्लेव किया जाएगा। लोक कलाओं के माध्यम से रामायण कॉन्क्लेव का ये आयोजन किया जा रहा है और भगवान राम की कलाओं पर और लीलाओं पर आधारित है ये रामायण कॉन्क्लेव। और अयोध्या में इस कॉन्क्लेव का जोर शोर से आयोजन किया जाएगा। 29 और 30 अगस्त को इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 5 सांस्कृतिक अंचलों में ये कॉन्क्लेव आयोजित होगा, जहां आपको बता दें, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवधांचल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना वायरस के कहर के बीच 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगियों का स्टाफ
का पहला जत्था शनिवार को रवाना हो गया। बता दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदाई दी है। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसी बीच खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए ठाकुर के साथ खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और साई के महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। बताते चलें कि दिल्ली से रवाना हुए भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिनमें से 54 खिलाड़ी होंगे और खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और आईओए भी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे। बताते चले कि शनिवार को रवाना हुए इस दल में तीरंदाज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक्स और तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को शामिल किया गया। और इस दल में पुरुष और महिलाएं हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। हॉकी टीमों का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसमें हवाई अड्डे के कर्मचारी दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में अब 3 से 4 दिन तक बारिश का भारी असर देखने को मिल सकता है। बता दें 21 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है और ये सिलसिला कई जिलों में लगातार ऐसे ही बना रहेगा और आगामी दिनों में बारिश का प्रकोप देखने को मिल सकता है। बता दें, भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगा दिया गया है और यूपी में फिर से एक बार मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के कई हिस्सों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी मानसून की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश से ये ताजा जानकारी सामने आई है, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगा दिया गया है। एक अलर्ट जारी कर दिया है यूपी में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये सूचना सामने आई है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां प्रदेश में अब 3 से 4 दिनों के बीच भारी बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। 21 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी बीच यूपी में फिर से एक बार मानसून सक्रिय होने की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। हमें उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की रणनीति तैयार करने और सदस्यता बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की। संजय सिंह ने मीडिया से भी बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। ऐसे में संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल से लेकर आज तक अफगानिस्तान में शहीद हुए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के ऊपर एक भी शब्द नहीं कहा है। आपको बता दें, हाल ही में अफगानिस्तान में एक फोटो जर्नलिस्ट की जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद कई जगह से कई देशों से प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन पीएम मोदी की जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली, जिसके ऊपर संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश की है। इसी बीच आपको बता दें कि संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि सिद्दीकी के ऊपर पीएम मोदी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि तालिबानी आतंकवादियों से देश के प्रधानमंत्री इतना क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्रियों के आतंकवादियों के खिलाफ अभी तक प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला है। देश का एक जाबाज फोटोग्राफर जर्नलिस्ट शहीद हो गया अफगानिस्तान में और तालिबानी आतंकियों ने उनको शहीद कर दिया। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ बोलने से हमारा प्रधानमंत्री डरता है। इससे ज्यादा डरपोक सोच, इससे ज्यादा संवेदनहीन सोच देश के प्रधानमंत्री की हो नहीं सकती।
और इसी बीच बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदा में बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक युवती ने मैनेजर पर काफी गंभीर आरोप लगाए। मैनेजर पर 1 लाख की घूस मांगने का आरोप पीड़ित युवती ने लगाया है। बताते चलें कि पीड़ित युवती के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और बीमा के पैसे निकालने के नाम पर यह घूस मांगी गई है। बताते चले कि पीड़िता का कहना है कि बीमार भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी और पीड़ित युवती ने जिलाधिकारी की शिकायत जो है इंडियन बैंक के जसपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जिलाधिकारी से पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है और इसी के साथ ही पीड़िता ने अपनी आपबीती भी बताई। पीड़िता का कहना है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और बीमा के पैसे निकलवाने पहुंची पीड़िता के साथ घूसखोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, बैंक के मैनेजर पर पीड़िता ने घूस मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी कहना है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बीमा के पैसे से वो अपने भाई का इलाज कराना चाहती थी। पीड़िता के भाई की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से पीड़िता बैंक गई। उसने बीमा के पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन युवती ने मैनेजर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए न्याय की गुहार लगाई। बता दें, मैनेजर पर 1 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप पीड़िता लगा रही है और इसी संदर्भ में पीड़िता ने जिलाधिकारी से भी मैनेजर की शिकायत की है। बताते चलें कि पीड़ित युवती ने जिलाधिकारी से शिकायत की और बताया कि बीमा के पैसे निकालने के नाम पर यह घूस मांगी गई है बैंक मैनेजर के वजह से और इसी के साथ ही बीमार भाई के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। और सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक्टिव मोड में आ गए हैं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार विपक्ष को भरोसे में ले लेना चाहती है। बताते चलें कि सेशन में जरूरी कामकाज हो और टकराव ना हो, इसके लिए आज सत्ता और विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और बैठक सुबह 11 बजे से पार्लियामेंट के एनेक्सी में शुरू होगी। दोपहर 3 बजे एनडीए की मीटिंग भी होगी और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम के 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की एक वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं और बैठकों का दौर जारी हो चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि संसद में कामकाज का रिकॉर्ड बनेगा और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। राज्यसभा के सभापति नायडू ने भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक की। उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी किए गए एक ट्वीट में भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास पर आज संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के साथ और नेताओं के साथ मुलाकात की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल की बेटी को अगवा करने के बाद रिहा कर दिया गया है। अफगान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है और पाकिस्तान मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी है कि अगवा करने के बाद राजदूत की बेटी को रिहा कर दिया गया है। बताते चले कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि 16 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में अफगान राजदूत की बेटी को कई घंटों तक के लिए अगवा कर लिया गया था और घर के रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों ने उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया है। अपहरणकर्ताओं की कैद से रिहा होने के बाद वो अस्पताल में मेडिकल केयर में है। फिलहाल आपको बता दें कि हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि उसके सर पर प्रहार किए गए, कलाइयों और पैरों पर भी रस्सी से बांधे जाने के निशान हैं। साथ ही उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किए जाने की भी पुष्टि की गई है। आशंका जताई जा रही है कि राजदूत की बेटी के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं और एक्सरे करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्हें 5 से अधिक घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया है और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर आई है। अगवा करने और रिहाई के संबंध में विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस पूरे हमले को विचलित करने वाला बताया है और कहा है कि इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
और इसी बीच ब्रिटेन से एक खबर सामने आ रही है, जो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने शनिवार को कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और होम क्वारंटीन है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण हैं। जाविद ने ट्वीट कर खुद ही अपने कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई है। बता दें, आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं और मैं अपनी पीसीआर जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सौभाग्य से मैंने टीका लगवा लिया था और लक्षण हल्के हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया है तो कृपया टीकाकरण कराने के लिए आगे आएं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि मैंने टीके की दोनों खुराक ले ली थी और अब तक मेरे लक्षण बेहद ही हल्के हैं। संक्रमण फैलाने के पीछे की वजह अब डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि तेजी से फैल रहा है। बीते गुरुवार को भी ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन में 2/3 वयस्कों को कोविड-19 टीके की दोनों खुराक मिल गई है। और पाकिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी है खूनी संघर्ष, और इस खूनी संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मंडेजे ने शुक्रवार को यह सूचना दी कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वो कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरे मामले पर देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कंधार प्रांत में स्थित है। यहाँ इस समय भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन समाचार संवाददाता के रूप में की थी और बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। साल 2018 में सिद्दीकी अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। इन्होंने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को कवर किया था। वहीं कंधार में जारी हिंसा की कवरेज से जुड़ी जानकारी वह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लगातार साझा कर रहे थे। 13 जून को उन्होंने जानकारी दी थी कि वह जिस वाहन में सवार थे उस पर कई हथियारों से हमला किया गया। अपने ट्वीट में सिद्दीकी ने लिखा था, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित हूँ और मैंने एक रॉकेट को आर्मर प्लेट के ऊपर से जाते हुए भी देखा। जानकारी के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की मौत उस समय हुई है जब तालिबान और अफगान सरकार के सुरक्षा बलों के बीच जंग हो रही थी, जो अब भी लगातार जारी है। विदेशी सैनिक 20 साल चली लड़ाई के बाद अफगानिस्तान से जा रहे हैं, जिसे तालिबान अपनी जीत के तौर पर अब देख रहा है और लगातार देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। बीते दिनों तालिबान ने दावा किया था कि उसने देश के 85% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित कई जिलों और बॉर्डर पर क्रॉसिंग को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार का आरोप है कि तालिबान ने 34 प्रांतों में से 29 में मौजूद हजारों सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अफगान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नादेर नादेरी ने काबुल में कहा कि सुरक्षा बल तालिबान को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके कब्जे वाले जिलों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्दीकी ने हाल ही में एक पुलिसकर्मी को बचाने के लिए अफगान विशेष बलों के मिशन पर रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वह पुलिस का जवान अपने साथियों से अलग हो गया था और तालिबान से घंटों तक अकेले ही लड़ा था। दानिश ने अपनी रिपोर्ट में उन तस्वीरों को भी शामिल किया था जिसमें अफगान बलों के वाहनों को रॉकेट से निशाना बनाया गया था। ऐसी खबर है कि इसी नाम के प्रांत की राजधानी दक्षिणी शहर कंधार में और इसके आसपास तालिबानियों और अफगान बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान ने शहर के पास के प्रमुख जिलों पर कब्जा कर लिया है। कंधार में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं और यह जंग का अखाड़ा बन चुका है। कंधार के इसी बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने भी
भी। भारत ने भी 10 जुलाई को कंधार में वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना की उड़ान से निकाला और देश वापस बुला लिया था। स्पेशल डेस्क आर्या। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।